डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बॉन्ड फॉर कीपिंग गुड बिहेवियर एंड पीस, अच्छे चाल चलन के लिए या शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिभूति देने की जो व्यवस्था है वो 106 ऑनवर्ड उस पर बेरेट की प्रोविजन और उसके साथ उसकी एलोबरेशन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन 123 तक के 122 तक के प्रोविजन डिस्कस किए थे और नाउ इट इज टर्न फॉर सेक्शन 123। तो आज हम 123 के प्रोविजन देखते हैं। इसमें क्या है, जैसा कि आप स्लाइड्स पे देख पा रहे हैं, 123 के प्रोविजन जो है वो जैसा कि 122 में था कि अगर वो सिक्योरिटी नहीं दे पाता है तो उसे कारावास दिया जाएगा, जेल किया जाएगा, और जेल सादा होगा या कठोर होगा, कितने टाइम का होगा, ये सारी चीजें 122 में दी रखी है। अब उसके बाद उसके छूटने की क्या प्रोविजन है, तो इसके 123 में उसको रिलीज करने के प्रोविजंस बताए गए हैं। ये भी काफी बड़ा प्रोविजन है, इसमें 7-8 सब क्लॉजेस हैं। तो सबसे पहले 123 सब क्लॉज 1 जो आपके स्लाइड्स पे दिख रहा है, इसको डिस्कस करते हैं। ये क्या है, जब कभी धारा 117 के अधीन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किसी आदेश के मामले में जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की यह राय है कि कोई व्यक्ति जो इस अध्याय के अधीन प्रतिभूति देने में असफल रहने के कारण कारावासित है, समाज या किसी अन्य व्यक्ति को परिसंकट में डाले बिना छोड़ा जा सकता है, तब वह ऐसे व्यक्ति के उन्मोचित किए जाने का आदेश दे सकता है। तो एक तरह से सुपरवाइजरी कैपेसिटी की डिस्कशनरी पावर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को दी गई है। यानी 117 में तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो है वो प्रतिभूति देने का आदेश देता है, और अगर प्रतिभूति नहीं देता है तो 122 में वो कारावास का आदेश दे देता है, लेकिन उसको रीएग्जामिन किया जा सकता है जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा। ठीक है, जैसा कि लिखा हुआ है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किसी आदेश के मामले में जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पे तीनों वर्ड दिया गया है, इससे कंफ्यूजन ना हो। पहला जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है वो इस्तेमाल किया गया एसडीएम के लिए। तो एसडीएम के जो ऑर्डर है उसको कौन रिव्यू कर सकता है? डीएम रिव्यू कर सकता है। और अगर डीएम का ऑर्डर है तो उस कंडीशन में उसको मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी एसीजीएम रिव्यू कर सकता है। तो हालांकि जो 107-16 की कार्रवाई होती है या 151 में जो बंदी होती है, आमतौर पर वो डीएम नहीं देखता है, वो एडीएम या तहसील लेवल पर एसडीएम ही देखता है। तो उसकी अपील जो है लगाई जा सकती है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट से उसकी रिव्यू कराई जा सकती है। अब इसके बाद 123 सब क्लॉज 2, इसमें क्या प्रोविजन है कि जब कभी कोई व्यक्ति इस अध्याय के अधीन प्रतिभूति देने में असफल रहने के कारण कारावासित किया गया हो, तब उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय या जहां आदेश किसी अन्य न्यायालय द्वारा किया गया है, वहां धारा 117 के अधीन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किसी आदेश के मामले में जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिभूति की रकम को या प्रतिभूतियों की संख्या को या उस समय को जिसके लिए प्रतिभूतियां अपेक्षित की गई है कम करते हुए आदेश दे सकता है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं सब क्लॉज 1 में तो कारावास की स्थिति को रिव्यू करने का पावर दिया गया था, और सब क्लॉज 2 में जो प्रतिभूति है उसकी रकम को और प्रतिभूतियों की संख्या को रिव्यू करने का पावर जो है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को दिया गया है। इसी तरह से सब क्लॉज 3 ये कहता है कि उपधारा 1 के अधीन आदेश ऐसे व्यक्ति का उन्मोचन या तो शर्तों के बिना या ऐसी शर्तों पर जिन्हें वह व्यक्ति स्वीकार करे निर्दिष्ट कर सकता है। परंतु एक प्रोविजो लगा हुआ है, परंतु अधिरोपित की गई शर्त उस अवधि की समाप्ति पर प्रवृत्त न रहेगी जिसके लिए प्रतिभूति देने का आदेश किया गया है। यानी कोई कंडीशंस बेल बॉन्ड एक्सिक्यूट करते समय कोई कंडीशन वो मजिस्ट्रेट चाहे तो लगा सकता है, लेकिन उस कंडीशन की मैक्सिमम टेन्योर क्या होगी? मैक्सिमम टेन्योर वो होगी जितने समय के लिए प्रतिभूति देने के लिए कहा गया है, यानी 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने या 12 महीने। 12 महीने ज्यादा तो ले ही नहीं सकता। सब क्लॉज 4 ये कहता है कि राज्य सरकार उन शर्तों को विहित कर सकती है जिस पर सशर्त उन्मोचन किया जा सकता है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट सर्टेन कंडीशंस इंपोज कर सकती है अगर उसको कुछ ऐसा लगता है तो ये एक तरह का रेसिड्यूरी क्लॉज है, और जो गवर्नमेंट को कभी भी किसी भी तरह से इंपोज करने के पावर शक्तियां देता है।
सब क्लॉज 5, यदि कोई शर्त जिस पर ऐसा कोई व्यक्ति उन्मोचित किया गया है जहां धारा 117 के अधीन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किसी आदेश के मामले में जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की राय में जिसने उन्मोचन का आदेश दिया था या उसके उत्तरवर्ती की राय में पूरी की गई है तो वह आदेश को रद्द कर सकता है। यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर 117 के अधीन आदेश दिया गया था और किसी कंडीशंस के अधीन दिया गया था, तो जैसा कि ऊपर सब क्लॉज 4 बताया कि गवर्नमेंट चाहे तो कोई कंडीशन इंपोज कर सकती है, तो अगर किसी कंडीशन के अंतर्गत किया गया था और उसको रिव्यू करते समय जुडिशियल मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उसको हटा दिया था, तो उस आदेश को, हटाने वाले आदेश को कंडीशन भंग करने की कंडीशन में फिर से रद्द किया जा सकता है। और सब क्लॉज 6 ये कहता है कि जब उन्मोचन का सशर्त आदेश उपधारा 5 के अधीन रद्द कर दिया जाता है, तब ऐसे व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा सकेगा और फिर 117 के अधीन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किसी आदेश के मामले में जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जा सकेगा। इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी दंगे फसाद में कुछ व्यक्ति को अरेस्ट किया गया और उनको मजिस्ट्रेट ने इस आदेश पर बेल दिया कि आप पासपोर्ट जमा कर दो या आप थाने के क्षेत्र से या जिले से बाहर नहीं जाओगे, और उस कंडीशन में उसको रिव्यू भी किया गया जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने उसके कुछ कंडीशंस में ढिलाई दे दी और बाद में पता चला कि उसने उस कंडीशन को वायलेट किया, यानी जिला से बाहर गया और दूसरे जिले में भी उस तरह के भड़काऊ भाषण दिए, दंगा फसाद किया, तो उस कंडीशन में जिला मजिस्ट्रेट के आदेश को, अपने आदेश को रद्द कर देगा और उसे पहला जो बेल बॉन्ड है उसको भी मजिस्ट्रेट रद्द कर देगा और उसे फिर से पकड़ के वापस जो है वही 117 की 107 की कार्रवाई होगी और 117 में फिर से फ्रेश बेल बॉन्ड देने के लिए कहा जा सकता है। सब क्लॉज 7 ये कहता है कि अनलेस सच प्रोविजन गिव सिक्योरिटी, यानी उस दशा के सिवाय जिसमें ऐसा व्यक्ति मूल आदेश के निबंधनों के अनुसार उस अवधि के शेष भाग के लिए जिसके लिए उसे प्रथम बार कारागार सुपुर्द किया गया था या निरुद्ध किए जाने का आदेश दिया गया था, और ऐसे भाग उस अवधि के बराबर समझा जाएगा जो उन्मोचन की शर्तों के भंग होने की तारीख और उस तारीख के बीच की जिसको यह शर्त जो ऐसे सशर्त उन्मोचन के अभाव में छोड़े जाने का हकदार होता है, प्रतिभूति दे देता है। 117 के नहीं किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किसी आदेश के मामले में जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को ऐसा शेष भाग भुगतने के लिए कारागार भेज सकता है। यहाँ हर जगह आप देखेंगे लिखा हुआ है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट की स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट और किसी अन्य मजिस्ट्रेट की स्थिति में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो ये चूंकि सुपरवाइजरी कैपेसिटी, जो कि मैंने पहले आपको बताया कि एसडीएम की कंडीशन में उसका जो रिव्यू है वो डीएम करेगा और कोई अन्य मजिस्ट्रेट अगर है तो जिला मजिस्ट्रेट करेगा। तो यहाँ पर ये कहता है कि अगर वो पहले उसको जेल दिया गया था और उसको रिव्यू करके उसको कम कर दिया गया था और बाद में वो कंडीशन का वायलेट करता है, तो जितना सजा बचा हुआ है उसको वापस से उतनी सजा के लिए भेज सकता है। सब क्लॉज 8 ये कहता है कि उपधारा 7 के अधीन कारागार भेजा गया व्यक्ति ऐसे न्यायालय या मजिस्ट्रेट को जिसने ऐसा आदेश किया था या उसके उत्तर पूर्वी को पूर्वोक्त शेष भाग के लिए मूल आदेश के निबंधनों के अनुसार प्रतिभूति देने पर 122 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी समय छोड़ा जा सकता है। यानी जो मूल आदेश दिया गया था उसके अंतर्गत अगर उसने प्रतिभूति दे दिया है तो उसे किसी भी समय छोड़ा जा सकता है। आपको याद होगा कि 122 में जेल कब भेजा जाता है, जबकि वो सिक्योरिटी नहीं दे पाता है। सिक्योरिटी नहीं देने के कारण जेल भेजा गया और बीच में अगर उसने सिक्योरिटी दे दी तो उसे उसी समय पे रिलीज कर दिया जाएगा। सब क्लॉज 9 ये कहता है कि उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय परिशांति कायम रखने के लिए सदाचार के लिए बंद पत्र को जो उसके द्वारा दिए गए किसी आदेश से या इस अध्याय के अधीन निष्पादित किया गया है पर्याप्त कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे किसी समय रद्द कर सकता है। और जहां ऐसा बंद पत्र धारा 117 के अधीन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किसी आदेश के मामले में जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या उसके जिले के किसी न्यायालय के आदेश के अधीन निष्पादित किया गया है, वहां वह उसे पूरे ऐसे रद्द कर सकता है। तो यहाँ पर इसमें हाईकोर्ट को और या सेशन न्यायालय को भी इससे ऊपर की सुपरवाइजरी कैपेसिटी दी गई है। यानी पहले आपने देखा कि जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अगेंस्ट
डीएम को और अन्य किसी मजिस्ट्रेट का निर्णय एसीजीएम को। और 9 सब क्लॉज में ये कहा गया कि जो एसीजीएम का आदेश होगा उसको भी हाई कोर्ट या सेशन न्यायालय चाहे तो रद्द कर सकता है। तो नेचुरली एक जुडिशियल हायरार्की है, उस जुडिशियल हायरार्की में हाई कोर्ट है, फिर सेशन कोर्ट है, फिर एसीजीएम कोर्ट है, और एसीजीएम कोर्ट से नीचे फिर कार्यपालक मजिस्ट्रेट का न्यायालय है। तो इस हायरार्की को मेंटेन रखा गया है सेक्शन 9 के अंतर्गत। अगर किसी को आदेश दिया गया 117 में और उसे लगता है कि ये गैर वाजिब है तो उसको चैलेंज कर सकता है, और उस चैलेंज के कंडीशन में हाई कोर्ट तक वो जा सकता है। 123 का लास्ट सब क्लॉज है सेक्शन सब क्लॉज 10, जो ये बताता है कि कोई प्रतिभू जो किसी अन्य व्यक्ति के शांतिमय आचरण या सदाचार के लिए इस अध्याय के अधीन बंधपत्र के निष्पादित करने के लिए आदिष्ट है, ऐसा आदेश करने वाले न्यायालय से बंधपत्र को रद्द करने के लिए किसी भी समय आवेदन कर सकता है, और ऐसा आवेदन किए जाने पर न्यायालय यह अपेक्षा करते हुए कि वह व्यक्ति जिसके लिए ऐसा प्रतिभू आबद्ध है हाजिर हो या उसके समक्ष लाया जाए समन या वारंट जो भी ठीक हो समझे जारी करेगा। यानी कोई व्यक्ति है जिसने किसी व्यक्ति के लिए गारंटी दिया और बाद में उसे लगता है कि नहीं, हमें गारंटी नहीं देना चाहिए था, और वो गारंटी वापस लेना चाहता है, तो ऐसे कंडीशन में जब वो न्यायालय को लिखेगा कि हम अपनी गारंटी वापस ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में जिस व्यक्ति के लिए उसने गारंटी दिया उस व्यक्ति को वापस न्यायालय में हाजिर कराया जाएगा। अब वो हाजिरी चाहे समन के माध्यम से हो चाहे वारंट के माध्यम से हो, जैसे भी हो उसे हाजिर कराया जाएगा, और उसे ये कहा जाएगा कि आप दूसरी गारंटर लाओ। और अगर उस कंडीशन में फिर वो व्यतिक्रम करता है तो फिर जो पहले की जो प्रोविजंस है वो लागू होंगे कि व्यतिक्रम करने पर क्या होगा, कारागार होगा, और फिर वो अगर टाइम पर ला देता है तो उससे कारागार की जो आदेश है उसको रद्द कर दिया जाएगा और रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये सारे प्रोविजंस चलेंगे। तो इस तरह से जो प्रोविजन फॉर कीपिंग गुड बिहेवियर का जो है चैप्टर, ये 122 तक के प्रोविजन, 123 तक के प्रोविजन है, और ये इस तरह से कंप्लीट होता है। और इसके बाद मुझे लगता है कि जो मैंने एक स्लाइड आपको पहले दिखाया था वो सारी जो है वो कंप्लीट होते हैं इस तरह से। और यानी यूनिट 1 का जो पार्ट है वो यूनिट 1 का पार्ट कंप्लीट होता है, और इसके बाद नेक्स्ट यूनिट चालू करेंगे। तो इससे पहले मेरा ये सलाह है कि आप इसको, मैंने तो बहुत डिटेल प्रोविजन डिस्कस किए हैं, लेकिन इसको आप एक बार बेयर से इसकी ब्रीफ बना लें, क्योंकि इसमें बहुत सारे शब्दों की ओवरलैपिंग है बेयर एक्ट में, और अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में लिखना है तो हर बार उन वर्ड्स की ओवरलैपिंग करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप इसको डिटेल में इस तरह से बता सकते हैं कि परिशांति कायम रखने के लिए, सदाचार के लिए प्रतिभूति की जो प्रोविजन है वो सीआरपीसी के सेक्शन 106 से लेके 123 तक में दिया गया है, और जिसमें क्रमवार आप हेडिंग वाइज उसको बना लें, और बनाने के बाद आप उसको एलोबोरेट कर दें। इतना डिटेल में जैसा बेयर एक्ट में लैंग्वेज लिखा है इस लैंग्वेज को लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये स्लाइड मैंने आपको बहुत पहले दिखाया था, और इसमें ये जो लास्ट टॉपिक है यूनिट 1 का प्रिवेंटिव मेजर्स एंड सिक्योरिटी प्रोविजंस, ये आज जो है कंप्लीट होता है, और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा उस पर कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक के प्रोविजंस को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।